वेलकम टू एबी स्टडीज़। स्वागत करता हूं आपको हिस्ट्री लेक्चर 3 में। इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देख लें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। वैदिक सिविलाइजेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे सेंट्रल एशिया के एक खाना बदोश जनजाति ने भारत में कदम रखा और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 1। पूरी वीडियो जो है उसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्यंस एंड वैदिक सिविलाइजेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आर्यंस जो थे वो नोमैडिक पीपल थे जो कि कैस्पियन सी के पास सेंट्रल एशिया के मूल निवासी थे। आर्यंस इंडिया में खाइबर पास के द्वारा आए थे और इंडिया आने के बाद वे सप्त संधव रीजन में बस गए थे। अब इस सप्त संधव रीजन का मतलब क्या है? तो सप्त संधव रीजन का मतलब होता है 7 नदियों का समूह। तो वो 7 नदियाँ जो थी वो थी वितस्ता, जिसको वर्तमान में हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, असिकनी जिसे हम अभी चेनाब के नाम से जानते हैं, परुसनी जिसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है, विपाशा जिसको ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, सुतुद्री जिसको हम अभी सतलुज के नाम से जानते हैं, दर्श दवती जिसको घाघर नदी के नाम से जाना जाता है, और सरस्वती। तो मुख्यतः जो आर्यन जब शुरुआती दौर में जब भारत में उन्होंने कदम रखा था तो वे लोग इन्हीं 7 नदी के इर्द गिर्द बसे थे। देखिए, आर्य लोग जो है वो खाना बदोश थे जो कैस्पियन सागर के पास के क्षेत्र से उत्पन्न हुए थे। वो हिंद कुश पहाड़ियों से होते हुए खैबर पास को पार करके सप्त संधव क्षेत्र में आकर बस गए थे। देखिए, एक बहुत पवित्र बुक है जैन अवस्था, जो कि जोरेस्ट्रियन ट्राइब की एक प्रमुख बुक है। उसके द्वारा हमें ये साक्ष्य मिले हैं, उस बुक से हमें ये पता चलता है कि आर्यंस जो है वह भारत में ईरान के रास्ते होकर आए थे। मैप से हम समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, ये कैस्पियन सागर है। आर्यंस की उत्पत्ति माना जाता है कि इसी के इर्द गिर्द कहीं किसी स्थान पर हुई थी, और वो लोग इस तरह से होते हुए ईरान होते हुए खाइबर पास जो कि हिंद कुश पहाड़ियों में स्थित है से भारत आए थे, और शुरुआती दौर में भारत की इस नॉर्थ एरिया जो है वहाँ पर बसे थे, और उसके बाद धीरे धीरे कर कर ये ईस्टर्न पार्ट में जाकर बस गए थे। आगे हम देखते हैं जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन का समय है वो 1500 से 600 बीसी के बीच को माना जाता है, और इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक जो कि 1500 से 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक जिसे 1000 से 600 बीसी के बीच माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, और मुख्यतः यह माना जाता है कि ये जो वेदास हैं ये अपौरुषीय हैं। अपौरुषीय का मतलब ये होता है कि ये इंसानों द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये देवताओं द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। देखिए, वेद इस शब्द का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज, यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान। मुख्यतः हमारे जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं उसमें 4 वेदों का वर्णन किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद जो है उसको सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। इसमें 1028 स्रोत हैं जो सभी के सभी देवताओं को समर्पित हैं। सामवेद जो है इसमें गीतों का संग्रह है, जो हमारे आज के सारे गम पा निशा है, ये चारे जो 7 सुर हैं ये हमें सामवेद में देखने को मिलते हैं। इसके बाद तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है उसमें बलि और पूजा के सभी कर्मकांड के बारे में वर्णन किया गया है। और चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में ये माना जाता है कि हमारा जो आज का आयुर्वेद है इसकी उत्पत्ति जो है इसके बारे में सारी जानकारी अथर्ववेद में लिखी गई है। इसके अलावा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब के बारे में भी बताया गया है।
अब देखिए, ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी के मध्य जिसे माना जाता है, उसके बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। इस काल में कहा जाता है कि वेद व्यास द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई थी। वेद व्यास के द्वारा ही एक और हमारी महान पुस्तक है जिसकी रचना की गई थी, ऐसा माना जाता है, जो महाभारत है। इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंडल और 128 स्रोत हैं जो कि सभी देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद को दुनिया की सबसे प्राचीनतम किताब भी माना जाता है। आगे देखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन वैदिक एज। तो देखिए, वैदिक एज में जो राजनीतिक संगठन थे वो कुछ इस प्रकार थे कि जो सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटा समूह, उसको कुल कहा जाता था। और कई कुल मिलकर एक परिवार बनाते थे और परिवार के समूह को ग्राम कहा जाता था। ग्रामों को का जो मुखिया होता था उसको ग्रामनी के नाम से जाना जाता था और ग्रामों के समूह को विसु कहा जाता था। इसके बाद जो सबसे बड़ा राजनीतिक इकाई हुआ करता था उसको जन के नाम से जाना जाता था। यह उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी। और इन सब के अलावा ऋग्वैदिक काल में बहत्रास, मत्स्य, यदुस, पुरुष, कुछ जनजातियां राज्य थे जिनके बारे में हमें साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वैदिक काल में जो समूह का राजा होता था उसको राजरी या फिर किंग कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल से हमें एक ये भी बातें पता चली है कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो हेरेडिटिक मोनार्की थी, यानी कि वंशानुगत राजनीति पर आधारित थी। इसके अलावा वहाँ जो प्रमुख है वो दो समितियाँ हुआ करती थी, जिसमें से एक को सभा कहा जाता था और दूसरी को समिति कहा जाता था। सभा जो होती थी वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स या फिर वृद्ध लोगों के का एक समूह होता था और समिति जो है वो जनरल असेंबली होती थी जिसमें सभी आम लोग भाग ले सकते थे। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में समाज व्यवस्था। ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है या फिर ऋग्वैदिक समाज को सत्तात्मक कहा जाता था। मतलब यहाँ पर पिता की जो है प्रमुखता देखी गई है। ऋग्वैदिक काल के लोग मोनोगेमी होते थे, लेकिन कई जगहों पे हमें यह साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग पॉलीगेमी भी होते थे। मोनोगेमी का मतलब होता है कि वो एक विवाह किया करते थे और पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से अधिक विवाह करना। पॉलीगेमी जो है वो सिर्फ वहाँ के कुछ खास राज्य परिवार या कुछ विशेष स्थितियों में देखने को मिलती थी। ऋग्वैदिक काल में पुरुष और महिलाओं को बराबर दर्जा दिया जाता था। अपारा, विश्वरा, घोषा और लोपामुद्रा ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रमुख महिला कवित्रियां थी। इसके साथ ही हमें ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रैक्टिस जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब ऋग्वैदिक काल के समय सती प्रथा जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी और बाल विवाह भी उस समय नहीं हुआ करता था। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन से ऋग्वैदिक काल। देखिए, ये ऋग्वेद काल में जो आर्यंस हुआ करते थे वह मुख्यतः पशुपालन करते थे। उनका जो प्रमुख पेशा था वह हुआ करता था पशुपालन और उस पे वो अपना जीवन निर्भर किया करते थे। लेकिन जब वह भारत में आए उसके बाद वे उन्होंने कृषि की गतिविधियां सीखी और अन्य कई प्रकार की फसलें उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही ऋग्वैदिक काल से हमें तांबे, कांस्य, लोहे और कई प्रकार के धातु के साक्ष्य मिलते हैं और यह पता चलता है कि इसी काल में लोहा यानी कि आयरन की खोज की गई थी, जिसके कारण ऋग्वैदिक काल को एक और नाम से जाना जाता है, जिसके जो आयरन एज है। उसके साथ ही स्पिनिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कॉटन एंड वूलिंग फैब्रिक्स। मतलब कपड़े बनाना, कपास और ऊन के कपड़े बनाना उस समय एक प्रमुख पेशा बन गया था। साथ ही सोनारों के द्वारा
सोने के जेवरात भी बनाए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में उनकी जो मुद्रा हुआ करती थी वो एक सोने का सिक्का था जिसका नाम निष्का था। देखिए ऋग्वैदिक काल के समय में उनकी रिलीजियन क्या थे। ऋग्वैदिक काल जो है वो लोग प्राकृतिक देवता जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वर्षा आदि की पूजा किया करते थे। साथ ही ऋग्वैदिक काल में एक तूफान के देवता का भी वर्णन मिलता है जो उनका एक प्रमुख देवता हुआ करता था। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में लोग देवियों की भी पूजा करते थे। अदिति और उषा ऋग्वैदिक काल के दो महत्वपूर्ण देवियों के नाम हैं। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल के समय हमें मंदिर नहीं मिलते हैं और उन लोगों में मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान देखने को नहीं मिला है। वे लोग मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं। ये जो हमने अभी तक देखे वो हमने देखा 1500 से 1000 बीसी, जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं या फिर प्री वैदिक एज कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा है 1000 बीसी से 600 बीसी, इसको हम लोग लेटर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल जो है हमारा जो प्राचीन कैलेंडर है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो सेंटर में हमारा ज़ीरो होता है। उसके इधर ये हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं 2500 बीसी। 2500 बीसी से 1700 तक हमने देखा, ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद बीच के जो है हमें 200 साल के इतिहास के बारे में साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद जो है 1500 से अभी तक हमने देख लिया, 1000 बीसी तक देखा, और अब हम लोग देखेंगे 1000 से 600 बीसी के बीच में, जिसको लेटर वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद 600 बीसी से जो हमारा 1707 एडी का समय है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उसको हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 1707 से जो हमारा 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय तक का जो समय है उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे पार्ट बाय पार्ट हर एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। अभी जो हमारा करेंट टॉपिक है हम उस पर ध्यान लगाते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। देखिए लेटर वैदिक पीरियड में जो था ये ऋग्वैदिक काल से थोड़ा अलग है। ऋग्वैदिक काल में जहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, लेटर वैदिक काल में लोगों ने वहाँ मूर्ति पूजा शुरू कर दी। ऋग्वैदिक काल में जहाँ हमें समाज में समानताएं दिखती थी, लेटर वैदिक काल में हमें समाज में असमानता दिखने लगी। भिन्न विभिन्न प्रकार की जातियाँ, कास्ट बनने लगी। ऋग्वैदिक काल में जो जातियाँ या कास्ट हुआ करती थी वो कर्म के बेसिस पर होती थी, मतलब जो जिस काम को करता था उसे वो माना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक काल में जातियां वंशानुगत तरीके से बनने लगी। ये एक कारण ये भी है जिसके कारण वैदिक पीरियड का अंत हो गया था। देखिए जब तक भी लोग समाज में जब तक समानताएं चलते रहती हैं, लोगों का जीवन आसान रहता है, तब तक कभी भी कोई रिवोल्ट नहीं होता, विद्रोह नहीं होता। ये हमें इतिहास से सीखने को मिलता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक गजब की सभ्यता थी। वहाँ गजब की आर्किटेक्चर, गजब की व्यापार व्यवस्था देखने को मिलती थी। लगभग 4500 साल पहले वे लोग ड्यूप्लेक्स घर बनाकर रहा करते थे। ग्रिड सिस्टम की वहाँ पर आर्किटेक्चर देखने को मिली थी। उन्होंने भंडारण के लिए ग्रेट ग्रेनरी बना के रखा था, खेती किया करते थे, व्यापार किया करते थे समुद्र के मार्ग से। तो वहाँ पर जो है सुख शांति बनी हुई थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे पता चलता था कि वहाँ पे किसी प्रकार की अशांति फैली हो। लेकिन वैदिक पीरियड में अब हम इस लेटर वैदिक काल में देखेंगे कि कैसे समाज में जो है जातिवाद ने जगह लिए, अपने स्थान बनाया, जिसके कारण लोग विद्रोह पे उतरे। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि ब्राह्मण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जब ब्राह्मण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं तो एक समूह होता है जो ताकतवर होता है, वे बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम काम करो। ब्राह्मण ने कह दिया कि हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान है,
तो हम जो है हम सबसे ऊपर रहेंगे, हमारे नीचे क्षत्रिय होंगे, हम सबको सिखाएंगे। और शूद्र और वैश्य जो है इनको लेबर्स के काम करने के लिए रखा गया। तो शुरुआत में तो ये काफ़ी सही चलने लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शूद्र को लगने लगा कि लोग हमें दबाया जा रहा है, हमारे लिए जो है ये जो हमारा समाज है उसमें हमें हमारी सही जगह नहीं दे रहा है। इन्हीं सब कारणों से आगे चलकर जो है रिवॉल्ट होने लगे। फिर धीरे धीरे अलग अलग संगठन बनने लगे, अलग अलग राज्य बन गए, जिनसे एक राजा जब बनता है तो वह दूसरे राजा को जब देखता है कि वो हमसे ज़्यादा समृद्ध है तो सोचता है कि हम उस पर हमला करें, उसके राज्य पर, उसे अपने में मिलाएं। या फिर कई बार अपने एरिया के एक्सपेंशन के लिए भी वो एक दूसरे पर हमला करने लगे। इसी के साथ साथ फिर आगे चल के इसमें महाजनपद का निर्माण हुआ। 16 महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से मगध जो एक ऐसा महाजनपद था जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान महान राजा हुए, उसने बाकी के 15 महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया। वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे जब हम मगध एम्पायर पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में और बातें जानते हैं। तो देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में मुख्यतः से जो अन्य 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना की गई। इसके साथ ही अरण्यकाश और उपनिषद लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखे गए थे। लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम शुरू हो गई थी, और यहाँ पर वंश और फैमिली को उसके हेरेडिटी रूप में महत्व मिलने लगा था। आगे देखते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी लेटर वैदिक पीरियड में, वह पहले से खराब होती गई। यहाँ राजा लोगों ने एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाने के लिए राजसूया, अश्वमेघ, ऐसे ऐसे कई प्रकार के यज्ञ करने शुरू कर दिए। इसके अलावा एक रथ यात्रा जैसी चीज के बारे में भी हमें पता चला है, जिसमें रथ की दौड़ की जाती थी। और इसके साथ ही हमको महाजनपद के फॉर्मेशन का भी साक्ष्य लेटर वैदिक पीरियड में ही मिलता है। सभा और समिति जो थी उसने अपना अस्तित्व खोना शुरू कर दिया था इसमें। मतलब कि सीधा सा बात है, लोग जो है जन कल्याण को छोड़ के अपने भोग विलास पर ज़्यादा समय और ज़्यादा अपना जो ध्यान था राजाओं का अपने भोग विलास पर केंद्रित रहने लगा। देखिए, इस पिक्चर में हम देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले जो था ऋग वैदिक पीरियड में आर्यंस इस इलाके में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग जो है इधर गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में जाकर बसने लगे। अब क्या ज़रूरत पड़ी आर्यंस को गंगा नदी के किनारे क्षेत्र पर जाने के लिए? देखिए, जब भी लोग कभी एक जगह पर ठहरते हैं, पहले क्या हुआ करता था कि आर्यंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो उनकी ज़रूरतें कम थी। लेकिन जब वो भारत में जब वो आकर बसे, तो अब वहाँ क्या हुआ, जब वो लोग बसने लगे तो वहाँ उन्होंने गांव की स्थापना की, लोग संगठन बनाकर रहने लगे। अब वो कृषि भी सीख चुके थे। तो जब उन्होंने कृषि शुरू की, उसके बाद जब वो उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ने लगे, तो उन्होंने पाया कि जो पूरब की मिट्टी है, हमारे गंगा घाट के चारों ओर की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ थी, एलुवियल सॉइल इधर मिलती है। तो जब यहाँ पर कृषि अच्छी होने लगी, जो नॉर्थ में उन लोगों को कई दिन बाद फसल उगती थी, यहाँ पर फसल जल्दी बढ़ने लगी, ज़्यादा मात्रा में होने लगी। तो उन्होंने सोचा भैया ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम लोग यहीं पर बसेंगे, यहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए वो जो है उत्तर की ओर से उत्तर छोड़कर पूर्व की ओर आकर बसने लगे। ये देखिए, ये अश्वमेध का घोड़ा है। अश्वमेध में क्या होता है कि राजा जो है यज्ञ करने के बाद में एक घोड़े को छोड़ता है, और वह घोड़ा जो है जितने भी राजाओं के राज्य से पार होता है, या तो राजाएं उनको पकड़ लें, उस घोड़े को अन्य राजा जो होते हैं वो लोग पकड़ कर अपने काबू में कर ले। तो अगर वो घोड़ा पकड़ते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जिस राजा ने भी वह घोड़े को छोड़ा है, वे इसको युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। तो फिर दोनों में युद्ध होता है, जो जीता वो जीत गया, जो हारा उसका राज्य जो होता है जीतने वाले का हो जाता है। या फिर वो घोड़े को अपने राज्य से जाने दे, अगर घोड़ा उनके राज्य से चल जाता है तो वो राज्य जो है ऑटोमेटिकली जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उसका हो जाता है। इसके अलावा हम इस चित्र से देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में कैसे कास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता। देखिए, ये एक शरीर के माध्यम से बताया गया कि शरीर का जो सर है वो ब्राह्मण से, मतलब ब्राह्मण के पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है।
शरीर के जो बीच का हिस्सा है, मतलब हमारे छाती का हिस्सा, वह क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय ताकतवर थे, वो रक्षा करते थे। और इसके बाद जो पैरों वाला हिस्सा है वो वैश्य और शूद्र को दिखाया गया, मतलब इनको नीची जाति का बताया गया था। आगे देखते हैं सोशल कंडीशंस इन लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो था, वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई थी। समाज जो है वो 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था उसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसके साथ ही बाल विवाह का प्रचलन जो है वो आम हो गया था। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या होते थे। इन्हीं सब कारणों से जो है जो लेटर वैदिक पीरियड जो थी उसका अंत हो गया। ये देखिए लेटर वैदिक पीरियड की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ ये ब्राह्मण पूजा करा रहे हैं, क्षत्रिय को दिखाया गया है, ये शूद्र गाय चरा रहा है, वैश्य जो है वो काम कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और वैदिक एज के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। वैदिक एज में देखिए हमारी जो भारत का जो हमारा इतिहास है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन से डिक्रीज होते हुए एक डिसऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन तक गया। जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको शहरी क्षेत्र दिखती, इसीलिए उसे सिविलाइजेशन कहा जाता है, सभ्यता। और वैदिक सिविलाइजेशन को बोलचाल की भाषा में तो लोग वैदिक सिविलाइजेशन बोल देते हैं, लेकिन दरअसल ये सिविलाइजेशन नहीं, ये समय था, वैदिक काल, ये इसके लिए सही शब्द होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ एक हाईली सिविलाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता हुआ करती थी, शहरी सभ्यता जिसको कहा जाता था, वहीं वैदिक पीरियड को हम ग्राम सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो गांवों में रहा करते थे। जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार किया करते थे, वहीं वैदिक सिविलाइजेशन के लोग खेती पर आधारित किया करते थे। और इसी तरीक़ा से वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक सिविलाइजेशन ख़त्म होती है तो 600 बीसी के बाद से जो समय होता है उसको एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इसके बाद जो है भारत के इतिहास की हालत जो है वो धीरे धीरे फिर सुधरती है, लेकिन सुधरते सुधरते हर्षवर्धन का काल आता है। हर्षवर्धन जो गुप्ता साम्राज्य के राजा थे, उनके शासन को भारत के इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ, उनकी उसके बाद मौर्य काल आया। तब तक जो है भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी होती थी। सोने की चिड़िया भारत को ऐसी नहीं कहा जाता है, पहले भारत में काफ़ी धन हुआ करता था। काफ़ी धन, सोना, समृद्धि, लोग खुश थे अपने राजाओं से। लेकिन ये सारी बातें बदलती कब है? 1707 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है, उसके बाद से धीरे धीरे जो भारत की दुर्गति होती है, तो वो सभ्यता हमारी इतनी नीचे की ओर बढ़ती कि हम आज तक उससे उभर नहीं पाए, अभी तक कोशिश कर रहे हैं उभरने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक ये रहा, इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और हमारे पहले दोनों हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।